23-24 का हम पेपर डिस्कस कर चुके हैं एलिमिनेशन टेक्निक से। ये 2022 का पेपर है, ठीक है। इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। उस टाइम श्रीलंका का डेट क्राइसिस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये टर्म्स न्यूज़ में थी। फिर भी अगर आपको करंट अफेयर जैसे आपने नहीं पढ़ा है तो उसमें आप ये देखिए कि सी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो फाइनेंस क्रेडिट से रिलेटेड फैसिलिटी है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ही नैरो ऑप्शन है, ठीक है। आपका बी और डी में आता है। अब आप ये देखिए कि जब भी ऐसी न्यूज़ चलती है, पाकिस्तान का डेट क्राइसिस जब चल रहा था या श्रीलंका का चल रहा था, तो सबसे ज़्यादा आईएमएफ आता है। या इंडिया का जब 1991 का क्राइसिस आया तो बेल आउट आईएमएफ ने किया, ठीक है। तो वो एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज़ करके आप बी लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें है कि नीर और रीर, ये इकोनॉमिक्स की बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं। इसमें ये बताते हैं कि जो आपकी करेंसी है वो दूसरी देश की करेंसी है उनके हिसाब से बढ़ रही है या घट रही है। अगर नीर बढ़ रहा है तो डोमेस्टिक करेंसी की जो अप्रिशिएट कर रही है, और नीर घट रहा है तो डिप्रिशिएट कर रही है। अब पहली ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। इसमें टेक्निक क्या लगेगी? टेक्निक ये लगेगी, मैंने आपको बताया था सेम साउंडिंग स्टेटमेंट में से एक सही होगी। इंक्रीज़ इन नीर, इंक्रीज़ इन रीर, ठीक है। सेम साउंडिंग स्टेटमेंट है, वन और टू में से एक सही होगा। तो वन और टू एक साथ नहीं हो सकते, तो ए में वन और टू एक साथ हैं, डी में वन और टू एक साथ हैं, ए डी नहीं हो सकते। बी और सी में से एक आंसर होगा। बी और सी में आप देखो तीन तो दोनों में कॉमन है, तो तीन तो आपको पढ़ना ही नहीं है। वैसे पता होना चाहिए बट फिर भी आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। आपको वन और टू में डिसाइड करना है। तो मैंने बोला कि रुपया अप्रिशिएट करता है जब नीर बढ़ता है, तो सिंपल सी बात है, पहले में सिंपल वो कॉन्सेप्ट पता है आपको, मार दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका वन और थ्री। टू में क्या है ना, टू में रीर रीर नीर यही है। रीर और नीर में ये डिफरेंस है कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो रीर आ जाता है। तो रुपया अप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्ट घटेगा, क्योंकि महंगा अगर रुपया अप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्ट घटेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। नहीं भी पता है तो फिर मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे स्मार्टली आप दो ऑप्शन को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, तो सी आंसर आ जाएगा। थर्ड जो है उसमें देखिए आप, इन्फ्लेशन का ही है वो भी। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगा तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करेगी। बाई अगर सिक्योरिटी करेगी तो किससे करेगी? पैसे से, यानी कि पैसा मार्केट में डालेगी। ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई है, मार्केट में पैसा जाएगा तो और बढ़ जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट गलत। पहली स्टेटमेंट गलत होते ही ए सी डी तीन में है, पहली हटा दो, बी आंसर डायरेक्ट। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे टाइम बचता है। कोई वो नहीं बता रहा मैं कि नहीं नहीं आपको पढ़ना ही नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे स्मार्टली यूज़ करना है। पढ़ना आपको सारे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये टफ क्वेश्चन था। उस टाइम पे G20 का इंडिया समिट ऑर्गेनाइज करने वाला था, उससे पहले ही कोई पेपर है ये, तो वो हाइप बनी हुई थी। लेकिन ये फिर भी बहुत टफ क्वेश्चन था, क्योंकि G20 कॉमन फ्रेमवर्क में ये पेरिस क्लब के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि अगले साल के पेपर के लिए जैसे आप ट्राई कर रहे हो ना, तो ऐसे करना है। अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया, प्रीवियस ईयर आप कर रहे हो, तो पेरिस क्लब के बारे में ढूंढ लो, पढ़ लो थोड़ा सा उसके 5-6 लाइन। आप आजकल तो वैसे भी आप गूगल टाइप करोगे, एआई बहुत ही सिस्टमेटिक आंसर बना के दे देता है पेरिस क्लब क्या है। अगले सालों में क्वेश्चन आ सकता है इस पर। इनफॉर्मल डेवलप्ड कंट्री की एक गैदरिंग है, जिसमें जब ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंट्रीज़ जो होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनको डेट देते हैं, उनका डेट अनसस्टेनेबल हो जाता है, पे नहीं कर पाते, तो उसमें नेगोशिएशन होते हैं पेरिस क्लब में, और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो आगे के लिए पता होना चाहिए। वैसे इसका आंसर सी है, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगेगी, थोड़ा आपको पता होना चाहिए था इसके बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड भी भाई इकोनॉमी में पढ़ा जाता है बेसिक में, कि भाई इन्फ्लेशन जो बढ़ता है तो उससे हमारा इंटरेस्ट रेट वगैरह है, ये रियल इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो उसको इन्फ्लेशन को बाईपास करने के लिए बॉन्ड वगैरह ये सब सरकार यूज़ करती है। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, जैसे आपको नहीं भी पता है, लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी नेगेटिव साउंडिंग स्टेटमेंट होती हैं या फिर कैन नॉट भी टाइप होती हैं, तो उनमें थोड़ा सतर्क हो जाना है। अब जैसे थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईबीएन नॉट टैक्सेबल। अरे भाई क्यों नहीं होंगे टैक्सेबल? सरकार को टैक्स रेवेन्यू नहीं चाहिए क्या? तो तीसरी हटाओगे आप, बी सी डी गया, ए आंसर आ गया। क्वेश्चन सिक्स्थ, इसमें क्या है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ये न्यूज़ में बहुत रहता था उस टाइम, क्योंकि अमेज़ॉन वगैरह बहुत मिसयूज़ कर रहे थे अपने प्लेटफॉर्म का, अपने ही प्रोडक्ट बेचने के लिए या फिर अपने रिलेटेड एंटिटीज़ का प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो दो मॉडल होते थे इसमें, एक इन्वेंट्री, एक मार्केट प्लेस। इन्वेंट्री में क्या होता है कि आप अपने ही प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट बेचोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने एल्गोरिदम से अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा हाईलाइट करोगे, तो वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, ठीक है। तो सरकार ने नियम लाए थे कि इन्वेंट्री मॉडल नहीं है, मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में आप सबको ओपन ग्राउंड दोगे, सारी कंपनी सबके प्रोडक्ट आएंगे उस पर, और उस पर कोई बायस नहीं होगा।
तो उसमें ये भी था कि एक डिग्री थी जिस तक मतलब 25% तक ही आप जो सेलर है उसके उसमें आपके स्टेक्स हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं। तो वही उसी के रिगार्डिंग सिंपल क्वेश्चन था बहुत। उस टाइम पे जो बच्चे करंट पढ़ रहे होंगे उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा कि भाई इन्वेंट्री मॉडल अलाउड नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गई। दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है बहुत ही सिंपल है कि हाँ एक लिमिटेड है। नहीं भी पता है तो मैंने ये बताया था कि भाई नीदर के चांस बहुत कम होते हैं अनटिल अनलेस बहुत ही विजार स्टेटमेंट ना हो, तो बी आंसर आ जाएगा। सेवन्थ जो क्वेश्चन है, रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं पता मान लो किसी को, ऑड वन आउट करो। ऑड वन आउट कैसे करोगे भाई? 3 और 4 हैं, फाइनेंस की बात कर रहा है, बैंकिंग से रिलेटेड है, बॉन्ड वगैरह की बात कर रहा है। 1 एंड 2 का 3 और 4 से कोई रिलेशन नहीं है। 1 एंड 2 में प्रॉपर बात कर रहा है कि भाई जिसमें कि प्रॉपर इकोनॉमी में प्रोडक्ट आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो 1 एंड 2 आंसर होंगे, क्योंकि रियल सेक्टर एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाएंगे। जो रियल आउटपुट दे रहे हैं वो रियल सेक्टर में 1 एंड 2 आंसर आ जाएगा। कभी टर्म के को समझ के देखो, ये देखो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र इकोनॉमी में बहुत सिंपल है। वोडाफोन केस चल रहा था उस टाइम पे, उसके रिगार्डिंग चल रहा था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन किया था सरकार ने। तो इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र में क्या करती है फॉरेन कंपनी टैक्स से बचने के लिए अपने ही मतलब शेयर या कुछ उससे जो इनकम है वो मतलब बाहर कंपनी बना लेती है, शेल कंपनी टाइप बाहर बना लेती है दूसरी कंट्रीज़ में, ताकि इंडिया और उनका बिज़नेस इंडिया में चल रहा होता है सारा, ताकि यहाँ के टैक्सेशन से बचा सके कि भैया हम तो और रिलेटेड एंटिटीज़ होती हैं वो उनका जो उनको जो पैसा वैसा देती हैं वो ऐसे दिखाती हैं कि वो तो हमने पेमेंट किया है, तो वहाँ से प्रॉफिट अपना जो उनका प्रॉफिट है ना, क्योंकि प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा तो प्रॉफिट को कम करते हैं वो। तो वोडाफोन केस चल रहा था उसी के रिगार्डिंग इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। सिंपल डी आंसर था इसका। वैसे ऐसे वालों में एक बहुत ही फालतू तुक्का एक दोस्त ने बताया था, बट फिर भी अगर डेस्परेट है कोई तो ज़्यादातर पहले ए में जाओ, ए को ट्राई करो, ए नहीं लग रहा है तो डी होगा, ठीक है, ऐसा बताया था। लेकिन मैं ये कभी मारा नहीं है, बट मैंने कहा चलो बच्चे दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, नहीं बताया तो फिर भी बता दो। लास्ट में ही भाई डेस्परेशन में ट्राई करना है ये सब। तो विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर बाई एन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई सही बात है। डेट फाइनेंसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर है पर इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अलग से कैसे हो जाएगा? पैसा ही तो आ रहा है, वो कैपिटल में रेवेन्यू में लगा, वो आपकी वो है। आप डेट एक इक्विटी से पैसा ले रहे हो, शेयर मार्केट से उठा रहे हो, एक आप ब्याज पे पैसा उठा रहे हो मार्केट से, तो पैसा तो आपके ऊपर है ना। रेवेन्यू कैपिटल में कहाँ खर्च करोगे? तो फालतू की चीज़ है। सेकंड स्टेटमेंट आई नीदर हो नहीं सकता, 1 है। एक्वायरिंग न्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो सिंपल सी बात है, पता होना चाहिए वैसे। 10th जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे कि पहली स्टेटमेंट कि हाँ भाई गवर्नमेंट की बोरोइंग्स में जाता है, हम फाइनेंशियल सेविंग्स वगैरह जो करते हैं, बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं या फिर बैंक में सेव करते हैं, तो बैंक से भी लोन लेती है सरकार। सिंपल स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? डेटेड सिक्योरिटी क्या होती है? 2 तरह का होता है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, टी बिल्स जिन्हें बोलते हैं, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होते हैं 1 साल से कम के। डेटेड सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म होती हैं, तो वो सरकार का लार्ज कंपोनेंट है इंटरनल डेट का। हाँ भाई, क्योंकि सरकार लॉन्ग टर्म लोन लेती है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं तो लॉन्ग टर्म लोन लेगी, तो वही उसका लार्जेस्ट कंपोनेंट होगा। तो दोनों सही स्टेटमेंट है। 11th जो क्वेश्चन है इसमें आप देखो एच.एन. सान्याल कमेटी ये सब लिखा हुआ है, नहीं पता होगा भाई किस कमेटी पे ये एक्ट बना था, वो 71 में बना था। लेकिन आप ये देखो तीसरी स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। मैंने आपको पहले भी जब पिछले साल का पेपर करा रहा था मैं 24 या 23 का, मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता है भाई, वो बस बता देता है। वो जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन पे या जो पार्लियामेंट्री लॉ बनाती है वो डिफ़ाइन करती है डिटेल में। अगर हर चीज़ को डिफ़ाइन करने लगे तो और बल्कि हो जाता। तो तीसरी स्टेटमेंट अगर आप हटाओगे ना तो सी डी बाहर हो गया, ए बी बचा। ए बी में कॉमन क्या है? 1 एंड 2। 1 एंड 2 तो मतलब सही होगा ही होगा जब दोनों में ही है। तो 1 एंड 2 में क्या बोल रहा है? 1 में क्या बोल रहा है कि भाई एच.एन. सान्याल कमेटी के रिकमेंडेशन पे कंटेप्ट एक्ट पास हुआ था। सही बात है भाई, 1 एंड 2 दोनों में तो सही है ना। तो पहला सही है, उस पर देखो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना था। चौथी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि भाई पार्लियामेंट वेस्टेड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनाने के लिए, जब ऑलरेडी बना चुकी है तो ऑलरेडी बनाई का क्यों है? क्योंकि वेस्टेड है। तो 1 2 4। तो ऐसे देखो आप, मैं बोला था ना परम्यूटेशन कम्बिनेशन, एक वीडियो में मैंने बताया था, तो बी आंसर आ जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं कह रहा मैं एक दिन में आ जाएंगी, ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, है ना। ऐसा दिमाग ऐसा माइंडसेट से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये देख लो ज़बरदस्ती ऑप्शन बिठाने की बात कि हाँ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर लीगल फर्म्स एडवोकेट हैं, कॉर्पोरेट लॉयर नहीं है भाई, पेटेंट लॉयर नहीं है, ठीक है, ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं वो।
एक ही चीज़ है ये सारे उस टर्म में नहीं आते। एडवोकेट मतलब होता है कि भाई आपकी डिग्री हो और फिर आप जो आपके स्टेट बार काउंसिल है उसमें आप रजिस्टर हो। बार काउंसिल के पास पावर होती है, एग्ज़ाम वगैरह वही कराते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सही है। पहली बारी में ज़बरदस्ती उसने बट लगा के जोड़ा है गलत कराने के लिए। 13th क्वेश्चन में क्या है कि सिंपल क्वेश्चन पॉलिटी का कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रायर रिकमेंडेशन चाहता है, नहीं चाहता भाई, मनी बिल वगैरह ये सब चाहते हैं। तो पहली हटाओगे तो ACD बाहर, बी आंसर। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी टाइम वेस्ट करोगे पेपर में। और जो टफ क्वेश्चन है उन पर लगाओ ना टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाइज, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासीफाई नहीं करता, डिफाइन नहीं करता, पहली स्टेटमेंट गलत। नीदर हो नहीं सकता, तो सेकंड आंसर बचा। और वैसे आपको पता होना चाहिए 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लिमिट 15% कर दी थी, उसके बाद दिल्ली में 10% है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट। 15th क्वेश्चन क्या है भाई? एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा, सिंपल पॉलिटी। इमरजेंसी डिक्लेयर दोनों हाउस करते हैं, पार्लियामेंट को इम्पीच दोनों हाउस करते हैं, तो 2 ऑप्शन बी। वैसे भी ये पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, तो पॉलिटी तो आपको मस्ट आनी चाहिए, तो गलती नहीं होनी चाहिए। और फिर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ये छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, मैं बता दे रहा हूँ। एंटी डिफेक्शन से रिगार्डिंग है भाई। एंटी डिफेक्शन सिंपल पॉलिटी भाई, नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है कोई पार्टी, तब उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। इसने एंटोनिम यूज़ कर दिया कि नहीं 6 महीने के अंदर ही, उसका उल्टा ही कर दिया गलत कराने के लिए, जो मैंने बताई थी एंटोनिम वाली ट्रिक पिछले पेपरों में। लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, हाँ सही बात है भाई, कोई टाइम फ्रेम थोड़ी होता है। टाइम फ्रेम का ही तो मुद्दा चल रहा है जो करंट में चल रहा है कि भाई टाइम फ्रेम में बिल पास करो, वो भी तो टाइम, जब टाइम फ्रेम नहीं होता तो डिस्क्रिशन होता है, तो इसलिए मिसयूज़ होता है। स्पीकर अपने हिसाब से डिसीजन लेता है कि पार्टी इन पावर को फेवर करता है, तो बी स्टेटमेंट हो जाएगा। 17th क्वेश्चन क्या है भाई? अटॉर्नी जनरल, ये ओनली ऑफिसर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों भाई, रिपोर्टर वगैरह ये सब नहीं जाते क्या? ठीक है, तो ये फालतू गलत है। ओनली वैसे भी ज़्यादातर एक्सट्रीम्स में आ जाता है, तो गलत है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो फिर से वही, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं डिफाइन करता है कि भाई रेजिग्नेशन ये सब। वैसे भी अटॉर्नी जनरल एक रिटेनर की तरह होता है, वो गवर्नमेंट के उस पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिशन पे, है ना, तो वो कभी भी निकाल सकती है। और जनरली ये माना जाता है कि सरकार अगर रिज़ाइन हो गया तो वो सरकार गई तो वो रिज़ाइन कर देता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई ये बात। कन्विक्शन है ये, मतलब वो कन्वेंशन है, सॉरी, ये तो डी आंसर आ जाएगा। 18th क्या है भाई? मैंडमस रिट्स, आर्टिकल 32, फंडामेंटल राइट्स, जवान पे रटे होने चाहिए आपको, है ना। इसमें फिर भी मतलब ट्रिक बतानी नहीं चाहिए, ये आना ही चाहिए था आपको। सेकंड स्टेटमेंट इसमें एब्सर्ड है कि भाई कंपनी के पास गवर्नमेंट कंपनी है तब भी मैंडमस तो गवर्नमेंट पे लगता ही है ना भाई, ऊपर से वी कमांड देंगे वो कि हम आप ये अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी पूरी करो। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप हटाओगे ना तो 1 और 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 में सेकंड है। क्वो वारंटो व्हाट इज़ योर अथॉरिटी पूछते हैं, क्या अथॉरिटी, आप उस पोजीशन पे क्यों हो। ठीक है, मैंडमस में कमांड करते हैं, पब्लिक ड्यूटी कर रहे हो नहीं कर रहे, उसके लिए करो भाई। 19th क्वेश्चन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। प्राइवेट हॉस्पिटल मस्ट नहीं है, उनको मॉरल सुएशन करके उनको परसुएड कर सकते हैं। एक्सट्रीम स्टेटमेंट फर्स्ट हटाओगे, ACD में है, एक ही बचा, बी आंसर। ठीक है। डिप्टी स्पीकर का क्या है भाई? डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो स्पीकर फाइनलाइज करता है, तो वो वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वैसे तो, बट फिर भी अगर नहीं पता है तो सेकंड स्टेटमेंट देखो, देयर इज़ अ मैंडेटरी प्रोविजन कि अपोजिशन से ही होगा या रूलिंग से होगा। कभी सुना है आपने ऐसा? अपोजिशन से वो लीडर ऑफ अपोजिशन तो अपॉइंट नहीं हुआ था, जो कि कितने 2 बार से अपॉइंट नहीं हुआ था, तो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट कैसे दे देंगे भाई? मैंडेटरी प्रोविज़न है वो भी इसमें। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप हटाओगे तो A और C बचा आंसर, B और D नहीं हो सकते। A और C में तीसरा तो सही है, दोनों में कॉमन है। आपको क्या चेक करना है? पहला और चौथा। पहला मैंने बता दिया कि भाई स्पीकर फिक्स करता है, सिंपल पॉलिटी की उसकी लक्ष्मीकांत की स्टेटमेंट है ना। तो तीसरे में आपको वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है कि पहला आपको पता चल गया, तीसरा तो सही है ना। पहले और चौथे में चेक करना था आपको। और चौथी वाली आप देखोगे तो बहुत ही वियर्ड है। प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल हो गया उसमें? डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है प्रॉपर, तो चौथी स्टेट में वैसे भी जाएगी, 1 और 3 आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ऐसे ही हम 20-20 या 25-25 कर लेंगे प्रीलिम से पहले, ताकि ये 3 साल के पेपर तो हो ही जाएँ जिनमें कि टफनेस बढ़ना शुरू हुई थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।